नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं आदर्श नगर से विधायक रफीक खान साहब, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी हैं और प्रदेश में आचार संहिता लग गई है, चुनावी बिगुल बज गया है और लगातार चुनावी तैयारियों में लगातार सभी विधायक और जो चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ रफीक खान साहब है। रफीक खान साहब से जनता की परीक्षा में जाने वाले हैं और चूंकि 5 साल बाद हर विधायक की परीक्षा होती है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं, उनसे भी रफीक खान साहब से बात करेंगे। किस तरह से 5 साल तक उन्होंने जनता की सेवा की है और अब किन मुद्दों के आधार पर फिर से जनता से भरोसा जीतेंगे। रफीक साहब, सबसे पहले आपका समाचार प्लस में स्वागत है। नमस्कार। मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया है, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। रफीक खान फिर से कितने आश्वस्त हैं आप इस बात को लेकर? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में एग्जाम्पल सेट हुआ है। राजस्थान में आज की तारीख में ये पूरे देश का आम आदमी कह रहा है, हर नागरिक कह रहा है। आपको शायद ध्यान हो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और दिल्ली में बहुत सारे स्टेट्स के कर्मचारियों का जमावड़ा जमा हुआ और उन्होंने डिमांड की कि राजस्थान की तर्ज पे ओपीएस लागू करो। ये बात अलग है कि मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी और बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग दिखाते हैं। जहाँ मैसेज जाना था वहाँ मैसेज चला गया और सबसे बड़ा मैसेज ये गया कि राजस्थान की तर्ज पे। अब ये राजस्थान की तर्ज क्या है? ओपीएस तो एक बात है, हेल्थ बेनिफिशरीज की स्कीम पूरी दुनिया के अंदर, मैं 50 से ज़्यादा मुल्कों में घूमा हुआ आदमी हूँ, पूरी दुनिया में ऐसी हेल्थ बेनिफिशरी की स्कीम नहीं है कि आपको 25 लाख रुपए तक का फैमिली मेंबर का हर आदमी का इलाज फ्री हो जाए, सरकारी हॉस्पिटल में हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाए। तो इतना काम किया है राजस्थान के अंदर। ये जो कोई डायलॉग या जुमला नहीं है अमित शाह जी की तरह की तो चुनावी जुमला था, ये इतना काम किया है कि उस काम से निकला है शब्द कि काम किया है दिल से। और काम को अगर वोट मिलेगा और हिंदुस्तान की जनता ये तय करेगी कि हमें कैसी सरकारें लानी है, कैसे आदमी को जिताना है, किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन सी पार्टी होनी चाहिए और उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर काम की एक्सपेक्टेशन जनता की है और काम पे वोट मिलेगा तो हिंदुस्तान में कोई ताकत नहीं है जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने से रोक सके। कारण आप आश्वस्त नहीं है काम के दम पर वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि इतना काम किया है राजस्थान के अंदर। पहली बार प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई है जिसने आम आदमी की सुध ली है। चिरंजीवी योजना तो एक पार्ट है, आपने बताया तो मैंने आपको बोल दिया। ओपीएस एक पार्ट है। पहले क्या था? पहले चिरंजीवी योजना जैसी कोई स्कीम नहीं थी। किसी के घर में कोई बीमार हो गया, किसी के हार्ट अटैक हो गया, किसी के कैंसर हो गया, तो वो आदमी तो जिसकी बीमारी हुई वो तो मरेगा बाद में, और जो मध्यम वर्ग का या मध्यम वर्ग से नीचे निम्न आय वर्ग का आदमी है उसकी मौत पहले तय हो जाती। रफीक भाई, आपकी पार्टी और आपकी सरकार लगातार ये दावा तो कर रही है कि स्कीम्स लाई है, जनता को बेनिफिट दिया है, तमाम स्कीम्स बनाई, लेकिन पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि पिछली गहलोत सरकार में भी बहुत सारी स्कीम्स दी थी, फ्री दवा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं पिछली सरकार में दी थी, लेकिन उसके बाद भी 21 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी। कभी कभी आपको प्रेसिडेंस से आप सीखते हो। आप अपने हाथ से इस पे दूसरे हाथ पे पिन लगाओगे तो एकदम से हाथ चटकता है, दोबारा थोड़ी लगाओगे, दोबारा अपने हाथ से हाथ थोड़ी काटोगे। जो गलतियां पहले हुई है या जिन वजह से हमारी सरकारें नहीं आई है, इस बार स्कीमों की रचना डिफरेंट है। 2003 में भी ऐसा हुआ, 2013 इस बार इन सब बातों की रचनाएं डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से काम हुआ है और हर आदमी ग्राउंड लेवल पे लाभान्वित हुआ है। अब कैसे लाभान्वित हुआ है मैं आपको और एक बहुत डिटेल में एक बात और बता देता हूँ। 2 चीज़ें आपको बताऊंगा कि चिरंजीवी योजना तो मैंने बताई आपको। एक है कि हम दूध पे सब्सिडी है, 5 रुपये लीटर की सब्सिडी है। 5 रुपये लीटर की सब्सिडी किसको मिल रही है? पशुपालक को मिल रही है, सीधी मिल रही है, कोई बिचौलिया नहीं है, ग्राउंड पे उतर गई।
पूरे हिंदुस्तान में। 13 में भी 2 रुपए दिए थे। 2 रुपए दिए थे, अब 5 रुपए दिए। जरूरत थी उस बात की, अब 5 रुपए दिए। दूसरी जो सबसे बड़ा जिसको मैं कह सकता हूं कि सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर जब पिछली हमारी पहली सरकार बनी थी तब 250 रुपये सोशल वेलफेयर, जब हमारी सरकार बनी 2018 में तो 19 में 250 रुपये पेंशन मिलती थी एक आदमी को, ओल्ड एज की पेंशन, विडो पेंशन। मुख्यमंत्री ने स्ट्रेट अवे उठा के उसको डबल कर दिया, जिसको 250 मिलते थे उसको 500 हो गए, 500 मिलते थे उसके 750 रुपये हो गए, ऐसे बढ़ गए। लास्ट बजट दिया मुख्यमंत्री ने, फ्लैट 1000 रुपये कर दिए, 1000 से नीचे किसी को नहीं। अब आप ये सोचो, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के आदमी हो, मैं भी गाँव में रहा हुआ हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत से लोग बाग हैं। उस आदमी की सोचो, वो माँ बाप की सोचो जिनके हाथ से काम छूट जाते हैं, या जिनका लैंड ऑनर है, भूमि के मालिक हैं और उनके बच्चों ने टेक ओवर कर लिया काम पे। 5 रुपए जेब में नहीं आते, कहाँ से आए पैसा? जो फसल बेची वो पैसा बच्चे के हाथ में है। क्या क्या के पैसा मांगे? घर में बेटी के पास में, माँ के पास बेटी आती है, वो चाहती है मैं धोती को, नाती को मैं 100 रुपये दे दूँ, 500 रुपये दे दूँ। स्कीम्स की एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात ये कहा जाता है, कई बार होता है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपकी सरकार और सीएम और आप सब लगातार दावा कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार सरकार की नहीं है, लेकिन विधायकों की लगातार जो सर्वे रिपोर्ट्स आई, पार्टी ने सर्वे करवाया हो, सरकार ने सर्वे करवाया हो, उसमें विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी इस बार देखने को मिल रही है। और पिछले दिनों पीसीसी वॉर रूम के बाहर भी देखने को मिला, बहुत सारी जगह से लोग विरोध करने पहुंच रहे हैं। उसका कारण भी है कि जितना पावर इस बार एमएलएज को मिला, आपको बजट भी मिला, पावर भी मिला, और उसका दुरुपयोग एमएलएज ने किया, ये आरोप बार बार लगता है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। जो भी विधायक, जनप्रतिनिधि, चाहे किसी भी पार्टी का हो, एंटी इनकम्बेंसी, सर्टेन एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है, और डेवलप हो जाती है तो आपको उसकी काट भी करनी पड़ती है। लेकिन अभी जो हमारे काम हुए हैं, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, सोशल वेलफेयर के बारे में बता रहा था, तो जिस तरीके से उसके बेनिफिशियरी कितने हैं, आपने बीच में सवाल तो डाइवर्ट कर दिया, लेकिन मैं उस बात को शॉर्ट करके आपको बता दूं कि बेनिफिशियरी 1 करोड़ है। 1 करोड़ बेनिफिशियरी है। 1 करोड़ बेनिफिशियरी छोटा मोटा साइज नहीं है, छोटा अमाउंट नंबर नहीं है। 1 करोड़ बेनिफिशियरी, यूपी में 24 करोड़ में 85 लाख है, यहाँ 7 करोड़ में 1 करोड़ है। नहीं, आप 1 करोड़ बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी सरकार ने जो स्कीम्स दी है उनमें जो 7.25 करोड़ जो आबादी है राजस्थान की, उन तक पहुंचने की पूरी प्लानिंग बनाई है। ये परफेक्ट बात है, और इसके आगे भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन सवाल ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की बात कही जा रही है, क्या ये सच है और इससे पार्टी कैसे निपटेगी? मैं बता रहा हूँ आपको। मिशन 2030 पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय पंचवर्षीय योजनाएं बनी, उन पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, काम हुए और लोगों ने आज तक, हम उन स्कीमों को जो उस वक्त स्कीमें बनी उनको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। चाहे हरित क्रांति का मसला हो, चाहे फाइनेंशियल मसले हो, चाहे किसी भी बारे में कोई भी डिज़ाइन की गई स्कीम हो, पंचवर्षीय योजना हो या 10 साल की योजना हो, उनको सबको इम्प्लीमेंट किया गया। आज फिर जरूरत समझी गई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो हमने कर दिया, हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, हर आदमी को फायदा दे रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? मिशन 2030। मेरे को अभी किसी पत्रकार ने पूछ लिया, आपके साथी ने, ये जनगणना डिबेट में भूल गए, ये जनगणना आप क्यों लास्ट में क्यों कर रहे हो? जनगणना, जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है? मैंने बताया उनको, आपको फिर जवाब देना चाहता हूं। मिशन 2030 लेके आए मुख्यमंत्री, और ये कहा कि राजस्थान आने वाले 2030 तक राजस्थान कैसा दिखे, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे क्या स्कूल्स का स्टैंडर्ड हो, कैसे कॉलेजेस चाहिए, कैसे हॉस्पिटल्स चाहिए, किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, किस आदमी की क्या आवाज है, इसको सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और मिशन 2030 लागू किया। जब 2030 मिशन लागू किया, लोग समझे नहीं, और जैसे ही मिशन 2030 को लॉन्च किया, और अभी 10 दिन पहले लॉन्च करने के बाद में उसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। तो वो क्या था मिशन?
मिशन ये था कि मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं या मेरा मंत्रिमंडल डिसाइड नहीं कर रहा, मेरे एमएलए डिसाइड नहीं कर रहे, पूरे स्टेट की आवाम वोट करे और पूरे स्टेट की आवाम अपने सजेशन देवे, अपने सुझाव देवे कि हमने ये सुझाव दिया है, हम ऐसे देखना चाहते हैं 2030 तक राजस्थान को, हम ऐसे देखना चाहते हैं 2030 तक राजस्थान को, हम ऐसे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, ऐसी खेती करना चाहते हैं, हम ऐसे डेवलपमेंट खेती में करना चाहते हैं, हम ऐसे खाद बीज की टेक्निक उत्पन्न करना चाहते हैं, हम ये एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, हम ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहते हैं, ऐसा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, इस तरह का अर्बनाइजेशन होना चाहिए, ऐसे हाउसेस बनने चाहिए। ये एक रूपरेखा मुख्यमंत्री ने एक प्रपोजल फ्लोट किया और 3 करोड़ लोग बाग अगर सुझाव दे देते हैं, एक आप लॉन्च करते हो एक वेबसाइट और ये कहते हो कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पूरे राजस्थान का बासिंदा ये सजेशन दे कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसा राजस्थान चाहते हैं, और उसमें अगर 3 करोड़ सजेशन आ जाए, माइनर सजेशन नहीं देता है बच्चा। जब 4-4.5 करोड़ की वोटर्स की आबादी के अंदर, जिसमें वोटरों की संख्या 4.5 करोड़ हो और 3 करोड़ से ज्यादा लोग अगर सजेशन दे देवे, तो इसका मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री सोच रहा है वही पूरा राजस्थान सोच रहा है। और हम ये जो 3 करोड़ सजेशन हैं, उनके सजेशन को कंपाइल करके एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया और विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिया, 2030 का सपना देख लिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो ओपीएस का फैसला किया आपने, आप कह रहे हैं कि फ्यूचर के हिसाब से किया है, सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से किया है, सीएम कह रहे हैं। लेकिन सीएम ने एक बात और कही साथ में कि आगे जब ये सवाल किया गया कि फ्यूचर में कैसे इनको आर्थिक स्थिति को लेकर नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो देखेगी। आपकी यूपीए सरकार के समय मोन्टेक सिंह आलूवालिया कहते हैं कि आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ जाएगा स्टेट, इस तरह की अगर स्थितियां रही ओपीएस को लेकर। बीजेपी ने अभी तक किसी स्टेट में इसकी घोषणा नहीं की। बीजेपी ने काम ही कौन सा किया है? बीजेपी ने 10 सालों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया है, कोई काम नहीं गिना सकते। काम अभी जब वोट मांगने आएंगे ना वो, तो क्या बातें करेंगे? तब जाति धर्म की बात करेंगे। जो आज जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं वो जातिगत धर्म, जातिगत बातें करेंगे चुनाव के अंदर। वो डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, वो काम की बात नहीं करेंगे, वो किसान की बात नहीं करेंगे, वो 5 रुपए लीटर दूध की बात नहीं करेंगे, वो चिरंजीवी योजना की बात नहीं करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात नहीं करेंगे, वो मेडिकल कॉलेज और इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेजेस की बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे जाति धर्म के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं कि ये तो किया है और ये करेंगे, और जो करेंगे वो हमारी आवाज नहीं है, वो जनता की आवाज है। एक पुराना डायलॉग है, नकारा है खल्क को खुदा की आवाज समझो। जो आवाज जनता से उठ जाए वही आवाज है। तो 3 करोड़ सुझाव आ जाना हंसी मजाक नहीं है। आप इतना बड़ा चैनल लेके बैठे हो, आप अगर कोई 10,000 भी व्यू चले जाते हैं किसी न्यूज के ऊपर, तो आप कहते हो कि मेरी न्यूज सक्सेसफुल है, मैंने जो ये फ्लोट किया था, ये जनता लाइक कर रही है। मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं। more than 50% ऑफ वोटर्स दे आर सपोर्टिंग द कॉन्सेप्ट। वो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने जो वेबसाइट लॉन्च की है और जो हम विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और जो हमने बना दिया है, उसमें सजेशंस की भरमार कर दी है। ये सजेशन विजन डॉक्यूमेंट बनके तैयार है। चुनाव भी लड़ने जाएंगे, मैनिफेस्टो भी तैयार होगा। अभी बहुत सारे सजेशन बाकी हैं, कुछ मैनिफेस्टो में आएंगे। आपका मानना है कि गलत सरकार की योजनाएं आपको रिपीट करने के लिए काफी? बहुत। मैं स्ट्रांग बिलीवर हूं इस बात का। आप आदर्श नगर में आके देखो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आदर्श नगर विधानसभा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपको सुन करके आप हिल जाओगे। जब मैंने चुनाव लड़ा तो 2.5 लाख वोटर्स थे। रफीक भाई, ये सरकार की योजनाओं की बात हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को और उनको लेकर बात करेंगे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं समाचार प्लस, बेबाक खबरें, पूरा सच। देखते रहिए समाचार प्लस।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रफीक खान साहब और उनसे बात कर रहे थे गहलोत सरकार की योजनाओं की। और अब बात करते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर को लेकर, किस तरह से 5 साल में उन्होंने कार्य किए हैं विकास के, और उनके दम पर फिर से जनता के बीच जाकर वोट हासिल कर सकेंगे। रफीक साहब, दावा कर रहे हैं आप रिपीट होने का, लेकिन आपने जो मुद्दे किए हैं उनको लेकर तो कहा जा रहा है कि सड़क का मुद्दा हो या सीवरेज का हो, पेयजल का हो। पेयजल को लेकर खासतौर से आपने पिछले दिनों एक बात भी उठाई थी, तो कितनी उम्मीदें जो जनता को थी और कितने वादे किए उनमें खरा उतरे आप? मैं आपको बता रहा था अभी ब्रेक में जाने से पहले कि हिल जाओगे जब मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा। यहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से 10 साल बीजेपी के नेता एमएलए रहे और 10 साल एमएलए रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बहुत सक्षम स्तर पे उन्होंने नेतागिरी करी। जिस पार्टी की सरकार हो और जहाँ 150 से ज़्यादा एमएलए हों और 150 से ज़्यादा एमएलए होने के बाद में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 6 साल मेयर रह गए और पिछले 40-50 सालों में यहाँ ज़्यादातर राज बीजेपी का ही रहा। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें 2,40,000 वोट थे जब मैं चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिलता था पीने का, टैप वाटर नहीं था, नल का नय नहीं था। 1 लाख से ज्यादा वोट आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूंसी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं था। आगरा रोड पे मेरे 2 वार्ड और 3 पंचायतें हैं, करीब 50,000 वोटर हैं, 75,000 की आबादी है। पानी खरीद के पीते थे, टैंकरों से पानी आता था। हर घर का खर्चा 1000 से 1500 रुपए टैंकर पे खर्चा होता था पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। जब राजस्थान में, जयपुर में जब आप घुसते हो, चाहे दिल्ली से घुसो और चाहे यूपी से घुसो, तो पहले आदर्श नगर आता है। और आदर्श नगर की ये कंडीशन कि पूरी आगरा रोड पे पीने का पानी नहीं। और 25,000 वोटर है जवाहर नगर कच्ची बस्ती में और करीब 35-40,000 की आबादी है। 50,000 वोटर आगरा रोड पे, 75-80,000 की आबादी है। दोनों जगह पानी नहीं था। जवाहर नगर कच्ची बस्ती में नाली बहरी थी और नाली के अंदर से पाइपलाइन जाती है, वहाँ लोगों ने जगह जगह कट लगा रखे हैं। तो जब नाली में पड़ा रहता पाइप होता है तो वो गंदा पानी सक भी कर लेता है, तो पानी आता तो थोड़ी देर तो गंदा पानी आता उसमें, और जब साफ पानी आने लगता तो उसमें पानी जाने का टाइम हो जाता। लड़ाई झगड़े हो जाते, दंगे हो जाते, आपस में झगड़े हो जाते, सड़क रुक जाती, जाम लग जाता और बच्चे बच्चियां लड़ते, रंग बिरंगे कैंपर लेके लाइन में खड़े होते। मैंने वादा किया अगला चुनाव बाद में लड़ूंगा, पहले आपके पानी की व्यवस्था करूंगा। माइनॉरिटी एरियाज को लेकर हमारी जब टीम गई वहां पर ये फीडबैक मिला कि माइनॉरिटीज एरियाज को जब चमकाने की वादे आपने किए थे, वहां पर आज भी वही स्थितियां हैं। आपने कहा हम रिंग रोड बना देंगे, जयपुर के MI रोड की तर्ज पर उन एरियाज में सड़कें बना देंगे, उसको लेकर स्थिति यथावत? पहले वो पूरी कर लूं और फिर ये भी आंसर देता हूं आपको। 8 हॉस्पिटल थी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल मिला करके। 5 साल में मैंने 9 और खोल दी। कितनी खोल दी? 9, डबल से ज्यादा। 70 साल में 8 और 5 साल में 9। आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, खड़ा किया है मैंने। 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी, 1 कॉलेज खोल दी। रही माइनॉरिटी की बात, मेरे साथ चलो। मेरे सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला मैंने, सैटेलाइट माइनॉरिटी एरिया में ही खोला। आने दो मेरे को पॉइंट के ऊपर। आप मेरे साथ चलो, अभी लाइटें लग रही है MI में, सांगानेरी गेट से आप आगे चलोगे ट्रांसपोर्ट नगर तक। पिछले साल हमने रोड बनाई घाट गेट के अंदर से लेके रामगंज चौपड़ तक, रामगंज चौपड़ से सूरजपुर चौपड़, पूरी 4 दीवारी के अंदर। सिविल लाइन का जब मैं चुनाव लड़ने गया, मेरे जूते छप छप हो जाते थे, सारे में पानी भर जाता गंदी लाइनों का, चल नहीं सकते थे 2 कदम। आज लाइनें सूखी हुई है, आज वो स्थितियां नहीं है। जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिस जगह 20-20, 30-30 सालों में सड़कें नहीं बनी, सड़कों का जाल बिछ गया। माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं देखता हूं मैं न ये देखता हूं कि ये इसने मेरे को वोट दिया या नहीं दिया, न मैं ये देखता हूं कि ये कांग्रेस का वोटर है, न मैं ये देखता हूं कि बीजेपी का वोटर है। मेरे पास में कोई जेन्युइन काम को लेके आ गया तो मैंने उसको भाग के कर दिया, ये मान के कर दिया कि चुनावी पॉलिटिक्स, राजनीति चुनाव तक, और उसके बाद में सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी मेरा वोटर, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे मेजोरिटी का हो। आप मेरे साथ चलोगे, आपको अंदाजा लगेगा। MI रोड पे लाइट फीकी पड़ जाएगी,
लेकिन घाटघट रामगढ़ चौपड़ में फीकी नहीं पड़ेगी। घाटघट रामगढ़ चौपड़ पहले से कई गुना अच्छे हो गए हैं। एमआई रोड पे अंधेरा कह सकते हो आप, एमआई रोड से कंपेयर करो और आपको ये लगे कि यहाँ घाटगेट से लेकर रामगंज तक डेवलपमेंट एमआई रोड से ज़्यादा है, या जामडोली के अंदर सुमेल के अंदर एमआई रोड से डेवलपमेंट ज़्यादा है, तब आप कहना कि हमने काम किया कि नहीं किया। हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हमने भेदभाव नहीं किया। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपका जो एरिया है आदर्श नगर का, वो घाट की गुणी सुरंग से इधर बड़ी आबादी लगती है, 50,000 करीब आबादी होगी जो आपके क्षेत्र में आती है। वहाँ पर जेडीए की रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ हुई और उससे लोगों में एक गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई या मेरे क्षेत्र के लोग नहीं है, तो वोटर किसके हैं वो जो कार्रवाइयाँ हुई? देखिए, मेरे यहाँ मेरी क्लियर कट बातचीत हुई जेडीसी से और जेडीए में जो भी अधिकारी है उनसे। मैंने कहा कोई भी आदमी हमारे यहाँ रहने वाला जिसने ज़मीन में पैसा लगा दिया, जो अपना मकान बनाना चाहता है, मुख्यमंत्री की सोच क्या है, यूडीएच मंत्री की सोच क्या है? हम सरकारी जमीन पे बैठे आदमी को भी पट्टा दे रहे हैं, सिवाय चक में बैठे हुए को पट्टा दे रहे हैं। तो वो आदमी जिसने अपना इन्वेस्टमेंट करके खून पसीने की कमाई करके मकान बनाना चाहता है, उसको कोई रुकावट नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। और रोकेगा तो उस दस्ते के सामने पहला आदमी खड़ा मिलेगा, रफीक खान। प्रयास किए कि सरकार से इस संबंध में बात करें कि इकोलॉजिकल जोन को किस तरह से हटाया जाए? जो न केवल सरकार से बल्कि मैंने एनजीटी को भी लिखा और मैंने ये कहा उनको, दो इश्यूज हैं, एक इशू है फॉरेस्ट का, एक इशू है इकोलॉजिकल का। मैंने सरकार से रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करें कि जहां अर्बनाइजेशन हो चुका है, जहां आबादी बस चुकी है, उनके पास कुछ प्रूफ मत दो, बिजली पानी के बिल पहुंचाओ उनको ये बताओ कि इंसान रहते हैं। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा गया है वो जमीन बचाने के लिए नहीं लिखा गया है, वो इंसान बचाने के लिए लिखा गया है। आपने कहा माइनॉरिटी मेजोरिटी की मैं राजनीति नहीं करता हूं, और यही कारण है कि कई बार माइनॉरिटी का विरोध आपके खिलाफ देखने को मिलता है। मैं ऐसा कतई नहीं मानता, सब गॉसिप्स हैं। चुनाव के वक्त कुछ लोगों का मौसम आता है, जैसे बारिश में कुछ जीवाणु पैदा होते हैं, ऐसे चुनाव का वक्त भी कुछ लोगों के लिए है। उन लोगों की बात नहीं करके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, काम की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। और मेरे ख्याल से मेरी आदर्श नगर से अगर डेवलपमेंट आप कंपेयर करोगे तो आदर्श नगर का स्थान आपको पूरी 200 विधानसभा में रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे मिलेगा कि ये चुनिंदा वो सीटें हैं जहां डेवलपमेंट की बहार आई है। जलदाय मंत्री से विवाद सामने आए थे, क्या अभी भी जलदाय विभाग की योजनाएं अटकी हुई हैं आपके क्षेत्र की? जलदाय मंत्री से कोई विवाद नहीं, कतई विवाद नहीं। जलदाय मंत्री के यहाँ कुछ अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया था। एक फाइलें 5-5 महीने, मेरे यहाँ एक जग्गा की बावड़ी, एक लक्ष्मी नारायणपुरी, इनके प्रोजेक्ट सैंक्शन कराए थे मैंने। कब? जब बीडी कल्ला जी मंत्री होते थे। ये जो लक्ष्मण डूंगरी का प्रोजेक्ट है, ये तब का मुख्यमंत्री को दिया हुआ है, तब मुख्यमंत्री ने ओके किया था, तब तो ये मंत्री नहीं थे। तो मेरा इनसे कोई पर्सनल विवाद नहीं है, किसी से पर्सनल विवाद नहीं है। फाइलें रोकने को क्या करप्शन कहा जाए? ये 5 महीने फाइल रोकी। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस अधिकारी को एक्सप्लेनेशन कॉल हो, उसको नोटिस दिया जाए। ऐसे अधिकारी जो आम जनता की जरूरत की चीजें हैं और उसकी पीड़ा को नहीं समझे और फाइलें रोक ले, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको सस्पेंशन किया जाए, टर्मिनेट किया जाए ऐसे लोगों को, ताकि आगे सबक हो कि हम पानी की स्कीमों को नहीं रोक सकते। इसे भ्रष्टाचार कहेंगे? आपकी भाषा में क्या कहेंगे जो 5 महीने से फाइल रोकी हुई? मैं उनका इंटेंशन नहीं समझ पा रहा हूं, किस वजह से उन्होंने रोकी। भ्रष्टाचार है या उनकी लापरवाही है या लाल फीताशाही है या दादागिरी है? ऐसे अब मैं इतना जानता हूं कि 5 महीने अगर कोई अधिकारी फाइल पार्टी को नुकसान होगा इन सभी का। हमने इतना काम किया है, इतना काम किया, जो मेरी वॉइस है वो जनता के लिए है। तो जनता के लिए जब हम वॉइस उठाते हैं तो उसका नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो उसी को उठाना पड़ेगा जिसने फाइल रोकी, चाहे वो आज उठाए और चाहे कल उठाए। एक और कांग्रेस के बारे में बात कही जाती है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, और आपके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस चुनाव में। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कभी कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया हो। थोड़ी बहुत मनमुटाव होते हैं, जब टिकटें बढ़ती है, डिसीजन होते हैं, तब थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। ऐसे नहीं होता जैसा बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी में तो गदर हो रहा है, और क्यों हो रहा है उसका भी एक रीज़न है, वो भी आप समझो कि
श्राद्ध पक्ष में बांटे गए टिकट है, मौत तय है इनकी। जो ऐसे समय में किए गए काम कुछ कुछ समय भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सजग है, डैमेज कंट्रोल को सजग है, हर बात के लिए तैयार है, हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ना विपक्ष की चाहता है। रणनीति को लेकर कितने तैयार है रफीक खान? परनामी जी वापस आते हैं तो कितना आसान होगा चुनाव, और टिकट बदला जाता है तो कितना मुश्किल होगा? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव लड़ने सामने आ रहा है, और अगर पार्टी ने मेरे को टिकट दे दी और मैं मैदान में रहा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे से ज़्यादा रिकॉर्ड मार्जिन से किसी को नहीं जीत मिलेगी। रफीक भाई, कुछ सवाल हैं जो जनता के फीडबैक से आपके विधानसभा क्षेत्र से निकले हैं, 15 सेकंड में आपको उनके जवाब देने हैं। क्या ये सही है कि जो वादे आपने किए थे उनमें से अधिकांश वादे अभी भी अधूरे हैं? मैंने जो वादे किए थे, मैं एक लाइन जरूर बोलता था कि थे काम कराता कराता थक जाओगा, मैं काम करते करते नहीं थकूंगा, और उस बात पे आज भी कायम हूँ। जब जाता हूँ जनता के बीच में उसी बात को दोहराता हूँ। तीसरा ये है आरोप की आपकी और आपकी पार्टी के नेताओं की सह पर आगरा रोड पर सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हुए, और भ्रष्टाचार का जहां तक आपने जिक्र किया। आपने दोनों बातें कर ली मेरे से। आपने कहा कि मकान नहीं टूटना चाहिए, और दूसरी तरफ आपने कह दिया अवैध निर्माण। अगर कोई किसी ने अपना खून पसीना लगा करके मकान बनाना चाहा, मैंने कोशिश करी कि उसका आशियाना न टूटे। अगर कोई बिल्डर ने कोई कार्रवाई करी, मैंने कोई इंटरवीन नहीं किया। जब किसी जगह पर जो शहर के बीचों बीच आ जाती है और वहाँ इकोलॉजिकल की ढाल आती है, ये अवैध नहीं है, लेकिन चूंकि इकोलॉजिकल की मार है तो सरकारी डिपार्टमेंट इसको अवैध करार देता है। और मेरी कोशिश ये है कि आम आदमी को, जब मुख्यमंत्री ये विचार रखते हैं कि हम किसी जमीन पे बसे हुए आदमी को, और वो बसा हुआ बैठा है 20 साल से, तो हम उजाड़ना नहीं चाहते, तो मैं हर उस आदमी के साथ हूं जिसने अपनी जीवन की खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा। वो अगर वो प्लॉट इकोलॉजिकल में आ गया और उसको मालूम नहीं था और वो एक सद्भावी परचेजर था, तो मेरी सब सिंपैथी, सद्भावना सब उसके साथ में। मैं चाहता हूं कि उसका मकान बने और वो उसमें रहे। रफीक भाई, अंतिम सवाल है, आपकी 2 प्रमुख उपलब्धियां इस कार्यकाल की जिनके दम पर आप जनता के बीच जाएंगे। आपने 2 प्रमुख कह करके मेरी उपलब्धियों को बहुत कम कर दिया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। तो बिना पानी कुछ नहीं है जीवन के अंदर। तो पानी की उपलब्धि 1 लाख लोगों को के यहाँ पानी सर्व करना, ये मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि कहीं भी नहीं हो सकती। तो ये थे आदर्श नगर से विधायक रफीक खान साहब, और जिनका दावा है कि गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी फिर से रफीक खान साहब के ऊपर भरोसा जताएगी, और क्या आदर्श नगर की जनता फिर से जिताकर विधानसभा भेजेगी? आप देखते रहिए समाचार प्लस।